हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वित्तीय लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट पर मैंने एमसीक्यूज वीडियो डाली हुई है, जैसे कि स्टैटिक्स है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और भी सब्जेक्ट हैं जिस पर मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 80 तक क्वेश्चंस हो गए थे, अब 81 क्वेश्चन लेते हैं। आज की वीडियो में मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं आप लोग के इंसॉल्वेंसी अकाउंट से हैं, जो दिवालिया संबंधी खाते होते हैं। तो उसमें क्या होता है, किस तरह से लेन देन होता है, उसमें कौन कौन सी लिस्ट आती हैं, ये सारी चीज़ों से संबंधित ही आपके क्वेश्चंस हैं। तो ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। दिवाला है, इंसॉल्वेंसी इज अ लो कैश बैलेंस, लैक ऑफ लिक्विडिटी, नॉट बीइंग एबल टू पे वंस डेब्ट, लैक ऑफ बोरोइंग कैपेसिटी। तो आपको ये बताना है कि जो दिवाला होता है, दिवालिया है, तो वो क्यों कहलाता है या क्या होता है। एक, कम नगद शेष, तरलता की कमी, किसी के कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं होना, उधार लेने की क्षमता की कमी। तो इसमें दिवालिया का हो जाएगा। तब किसी व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है जब उसकी क्या होती हैं, संपत्तियां बहुत कम रह जाती हैं और जो उसकी लायबिलिटीज़ होती हैं, दायित्व होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या इस तरह से कहिए कि जो भी उसने कर्ज लिया होता है, लोन्स लिए होते हैं, उसको पे करने में वो कैपेबल नहीं होता, तब वो क्या कहलाता है, दिवालिया कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी के कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने दिवाला अधिनियम लागू हैं। हाउ मेनी इंसॉल्वेंसी एक्ट आर एप्लीकेबल इन इंडिया। ओनली 1, 2, 3 और 4। तो जो भारत में कितने दिवाला अधिनियम है, तो दो तरह के हैं। एक प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट है और आपका दूसरा हो जाता है प्रांतीय दिवालिया अधिनियम यानी कि प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। तो ये दो अधिनियम हैं जो आपके लागू हैं। तो जो पहला अधिनियम है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये जो एक्ट है मेनली आपका मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में ही लागू होता है। और जो दूसरा वाला एक्ट है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये पूरे भारत में इन 3 जगहों को छोड़कर मद्रास, मुंबई और कोलकाता पूरे भारत में लागू होता है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट कहाँ लागू नहीं है। प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। तो जो अभी आपसे पहले के क्वेश्चन में ही मैंने आप लोग को बताया था कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, वो हो जाएगा दिल्ली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविंशियल दिवालिया अधिनियम कहाँ लागू नहीं होता है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट नॉट एप्लीकेबल इन मुंबई, आगरा, हैदराबाद, नागपुर। अभी आपको बताया था मैंने कि मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में कौन सा एक्ट लागू होता है, प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर प्रोविंशियल नहीं लागू होगा, बाकी पूरे कंट्री में, पूरे देश में प्रोविंशियल ही लागू होता है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट लागू होता है, प्रोविंशियल नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति विवरण डैश का विवरण है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, एसेट एंड लायबिलिटी, नन। स्थिति विवरण कब बनाया जाता है, जब हम दिवालिया अधिनियम में किसी भी व्यक्ति की दिवालिया की स्थिति को ज्ञात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें बनती हैं, एक हो जाता है स्थिति विवरण यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, दूसरा हो जाता है डिफिशियंसी अकाउंट। तो स्थिति विवरण में क्या होता है, ये इस चीज़ का विवरण होता है कि जो भी एसेट्स उसके पास है, उसकी सेल्स उसे कितनी रकम प्राप्त होगी और कितने दायित्वों का वो भुगतान कर पाएगा और कितनी राशि क्या होगी, वो अनपेड रह जाएगी, डिफिशियंसी रह जाएगी। इसका पूरा एक स्टेटमेंट बनता है जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो वहाँ पर किस चीज़ का विवरण हो जाएगा, वो हो जाता है संपत्ति और देयता का यानी कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बनाते हैं, इसमें दो साइड हो जाते हैं, एक एसेट का होता है, एक लायबिलिटी का होता है। जो लायबिलिटी का साइड होता है तो आपने पढ़ा होगा कि इसमें लिस्ट भी होती हैं। तो जो लायबिलिटी का साइड होगा उसमें ए, बी, सी और डी, ये 4 तरह की लिस्ट आ जाती हैं। और जो एसेट साइड होता है उसमें भी आपकी लिस्ट ई, लिस्ट एफ, लिस्ट जी और लिस्ट एच आती है। तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आपने डिटेल में पढ़ाई होगा कि बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसको ही रख करके हम इस स्टेटमेंट को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति विवरण किस मूल्य पर तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट, अदर। तो जो स्थिति विवरण बनाया जाता है वो किस मूल्य पर बनाया जाता है, पुस्तक मूल्य पर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, लागत मूल्य पर या फिर अन्य पर। तो जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है वो बनाया जाता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मत स्थिति विवरण में शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट्स। तो जो आपकी स्थिति विवरण होता है उसमें कौन सी मत शामिल नहीं होती, अचल संपत्ति, निवेश, चालू संपत्ति या फिर काल्पनिक संपत्ति। तो इसमें जो काल्पनिक संपत्ति होती है उसे शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कमी खाता बताता है। डिफिशियंसी अकाउंट एक्सप्लेन्स फाइनेंशियल पोजीशन, कॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, नन। तो जो कमी खाता होता है वो क्या बताता है? वित्तीय स्थिति को, दिवालिया होने के कारण को, लाभ हानि को, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिफिशियंसी अकाउंट हम बनाते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है और साथ ही में क्या बनता है? डिफिशियंसी अकाउंट बनता है। तो वो क्या बताता है? वो बताता है दिवालिया होने के कारण, कॉजेज ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनदारों को मूल रूप से वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिटर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड एज फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, नॉन प्रेफरेंशियल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नन। तो जो लेनदार होते हैं आपने देखा होगा, जो उसमें क्रेडिटर्स होते हैं उसको कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है? पूर्णतः सुरक्षित, अंशतः सुरक्षित, पदाधिकारी, गैर पदाधिकारी, सुरक्षित, असुरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। इसमें है लेनदार क्रेडिटर्स दो तरह के होते हैं, एक हो जाएंगे सिक्योर्ड और दूसरे हो जाते हैं अनसिक्योर्ड। इसको भी कई पार्ट में आगे डिवाइड किया गया है। जो सिक्योर्ड होते हैं, रक्षित होते हैं, उसको दो तरह से देखा जाता है। एक हो जाते हैं फुली सिक्योर्ड जो कि आ जाते हैं लिस्ट बी में, एक हो जाते हैं आंशिक जो हो जाते हैं लिस्ट सी में। और इसी तरह अनसिक्योर्ड को भी दो भागों में बांटा गया है। एक हो जाते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिस्ट डी में, एक हो जाते हैं नॉन प्रेफरेंशियल, वो हो जाते हैं लिस्ट ए में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य दायित्व से अधिक है तो लेनदार को डैश डैश में वर्गीकृत किया जाता है। इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज मोर देन लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड एज डैश फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, अनसिक्योर्ड। तो अगर संपत्ति का वसूली योग्य मूल्य जो है वो दायित्व से अधिक है तो उस तरह का क्रेडिटर क्या हो जाता है? पूर्णतः रक्षित, फुली सिक्योर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत स्थिति विवरण में संपत्ति सूची ई में शामिल है। लिस्ट ई ऑफ एसेट एंड प्रॉपर्टी इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इंक्लूड्स ऑल एसेट्स, चार्ज एसेट, अनचार्ज एसेट्स, नन। तो जो दिवालिया अधिनियम है उसमें जो स्थिति विवरण बनता है तो उसकी जो सूची ई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? सभी संपत्तियां, चार्ज की गई संपत्ति, चार्ज न की गई संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वही संपत्तियां शामिल की जाती हैं जिस पर कोई किसी तरह का चार्ज नहीं होता। चार्ज से मतलब ये है कि कोई भी संपत्ति जो कि किसी ऋण पे बंधक के रूप में नहीं रखी, मोर्टगेज के रूप में नहीं रखी गई है, वही संपत्ति इसमें शामिल की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्युनिसिपल टैक्स पेबल ऑन पर्सनल हाउस प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंडर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। निजी गृह संपत्ति पर देय नगरपालिका कर दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत स्थिति विवरण में किस सूची में दिखाया जाता है? लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी या फिर लिस्ट डी। तो जो नगरपालिका कर दिया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई भी कर जो गवर्नमेंट को दिया जाना होता है वो हो जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है आपका लिस्ट डी में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मत कमी को बढ़ाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंक्रीजेस डिफिशियंसी? ट्रेडिंग प्रॉफिट, अदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर जो मत कमी को बढ़ा रही है, डिफिशियंसी अकाउंट हम जो बनाते हैं उसमें जिससे कि कमी ज़्यादा बढ़ेगी वो हो जाती है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मत कमी खाते की कमी को कम करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिक्रीजेस डिफिशियंसी? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रेडिंग लॉस। तो कौन सी मत आपकी कमी खाते की कमी को कम करती है? आहरण, आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ट्रेडिंग लॉस। तो वो हो जाता है पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संदिग्ध दायित्वों का लेखा की सूची में किया जाता है? सूची ए, सूची बी, सूची डी या फिर सूची सी। तो जो संदिग्ध दायित्व होते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटीज होती हैं, उसे किस में दिखाते हैं? वो दिखाई जाती हैं लिस्ट ए में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।